तीसरा भाग समझने के लिए पहले दो भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़की, जैसे वो इसी कमरे की छत पर गिरी हो, और उस झटके से जैसे मैं होश में आ गया। मैं तेजी से मुड़ा और बाहर की ओर भागा। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं बाहर पड़े सोफे पर जा गिरा। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन अपने नीचे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। मैं झटके से उठा और टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली तो मेरी चीख निकल पड़ी। वहां पर वही तौलिया पड़ा था जो कि गीला था, जिसे उन्हें मैंने ही तब दिया था। मैं दरवाजे की तरफ भागने की सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे कदम जहां के वहां ठिठक गए। डर से चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। टॉर्च का फोकस दरवाजे पर ही था। दस्तक तेज हो चली थी। दिल उछलकर मुंह के रास्ते बाहर निकलने को बेताब था। पैरों को जैसे लकवा मार गया था। हाथों में अजीब सी कपकपाहट थी, जिसकी वजह से टॉर्च का फोकस तेजी से हिल रहा था। दरवाजे की दस्तक दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। सालों पुरानी वो बरसात की रात फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। जूड़ी के मरीज की तरह मेरा सारा शरीर डर से कांपने लगा था। पैर अभी भी जमीन से चिपके हुए थे। आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी। दरवाजे की ओर ही गड़ी हुई थी। अचानक भग से रहा सहा दिमाग भी उड़ गया जब उस दस्तक की जगह किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। कोई है? प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हेलो, कोई है? अब तो मैं जैसे उसी बरसात की रात में पूरी तरह से पहुंच चुका था। मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। मैं बस होश खोने ही वाला था जब अगली आवाज़ सुनी मैंने। वो किसी स्त्री की आवाज़ थी। प्लीज़ मदद करें, प्लीज़ हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ हेल्प अस। मैं लड़खड़ाते हुए पास पड़े सोफे पर गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छिटक कर वहीं कहीं गिर गई, पर गनीमत थी कि वो अभी भी जल रही थी। उसकी रोशनी का गोला अभी भी दरवाजे के ऊपर ही था, जिसकी रोशनी उस दरवाजे के सकीचों से बाहर जरूर जा रही होगी। मतलब साफ था कि बाहर खड़े शख्स को पता था कि कमरे के अंदर कोई है। वो जोर जोर से दस्तक देने लगा। साथ ही उस स्त्री की विनती भरी पुकार भी सुनाई पड़ी। प्लीज मदद करें, प्लीज। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं वर्तमान में हूं या अतीत में। पर जो भी है, मेरे सामने इस वक्त जो हो रहा था वो बिल्कुल उस कालखंड के जैसा ही था जिसको मैं सालों पहले पीछे छोड़ आया था। और आखिरकार पता नहीं किस ताकत ने मुझे उस सोफे से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी मेरे कदम, जो अभी तक जमीन से चिपके हुए थे, अचानक ही दरवाजे की तरफ बढ़ चले। उस रोशनी के गोले की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मैं रोकना चाह रहा था, पर जैसे कि मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा हो, और मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। दिमाग भी कह रहा था, बिल्कुल नहीं, मत कर, रुक जा। मगर ना जाने क्यों दिमाग की बातों को मेरे शरीर ने मानने से इनकार कर दिया था, और मेरे हाथों ने दरवाजे को ओढ़ दिए, मेज को एक और खिसका दिया। मेरे हाथ कुंडी पर पहुंचे और कुंडी खुल गई। मेरी आंखों के सामने वो दोनों खड़े थे, पानी से पूरी तरह तरबतर। मुझे झटका सा लगा। उनकी शक्लें जानी पहचानी सी जरूर लग रही थी, मगर ये दोनों वो दोनों तो कतई नहीं थे। सूटेड बूटेड एक जवान लड़का और साड़ी में लिपटी एक नवयुवती, दोनों नवविवाहित लग रहे थे। मैंने उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जिसे उन्होंने तुरंत भांप लिया, और लड़का बोला, सर मेरा नाम नीरज है और ये मेरी वाइफ रिया। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। दरअसल हम दोनों कहीं से वापस आ रहे थे कि आपके घर के पास ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। भयानक बारिश, रात का समय, और हम दोनों अकेले। आसपास नज़र दौड़ाई तो ये इमारत नज़र आई, तो मदद की उम्मीद में यहाँ चले आए। मैं सुन सा खड़ा उन्हें सुनता रहा। मुझे खामोश देखकर वो बोला, सर सर। मैं जैसे होश में आया। मैंने पलटकर अंदर कमरे की ओर देखा तो वहाँ टॉर्च की हल्की रोशनी में कुछ खास नज़र नहीं आया। मैं अभी भी भ्रमित था कि ये सच है या सपना। मैं उन्हें साफ साफ मना कर देना चाहता था, लेकिन ना जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक लिया, और मेरे मुंह से निकला, कैसी मदद?
सर, ऐसी तूफानी बारिश की रात में हम बुरी तरह फंस गए हैं। हमारे मोबाइल भी काम नहीं कर रहे जिससे हम कोई मदद मंगवा सके। तो अगर आप हमें आज रात यहाँ रहने दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। नीरज नाम का वो लड़का रिक्वेस्ट करते हुए बोला। मैं बार बार अपने आप को रोकना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जो पहले मेरे साथ हो चुका था, मगर मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मैं कहना कुछ चाहता था और जुबान से कुछ और निकल रहा था, और फिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप घबराइए मत, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। सुबह होते ही आप चले जाइएगा, तब तक आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है, आखिर मैं भी कभी ऐसे हालात में फंसता तो मैं भी आपसे ऐसे ही मदद मांगता। तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंदर आइए। इतना कहकर मैं दरवाजे के सामने से हट गया और वो दोनों थैंक्स कहते हुए अंदर आ गए। टॉर्च की रोशनी में सोफे की तरफ इशारा करते हुए मैंने उन्हें कहा, बैठिए, ये बगल में आपके टॉवल रखा हुआ है, अपने आप को पोंछ लीजिए। आप लोग पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बीमार पड़ जाएंगे। तब तक मैं कैंडल जलाता हूँ। जी थैंक्स, नीरज ने जवाब दिया, और मैं उन दोनों को सोफे पर बिठाकर अंदर की ओर चला गया जहां मैं अक्सर कैंडल रखा करता था। वहां पहुंचा तो वहां मुझे कैंडल भी मिल गई और साथ में माचिस भी। स्थितियां बहुत ही अजीब थी। मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मशीन की तरह हो गया हूं जिसे कोई और ऑपरेट कर रहा हो और मैं सिर्फ उसके आदेशों का पालन कर रहा हूं। मैं वापस उनके पास पहुंचा और पास की मेज पर ही कैंडल जला दी। कैंडल की टिमटिमाती रोशनी में उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उन दोनों ने टॉवल से अपने आप को पोंछ लिया था, फिर भी उनके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। एक सेकंड में आता हूं, इतना कहकर मैं फिर से वापस अपने कमरे की ओर चला गया और कमरे की अलमारी में जाकर देखा तो वहां मेरे ही नाप के कपड़े और कुछ साड़ियां बड़े ही करीने से रखी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई रख कर गया। उफ, ये सब क्या हो रहा है, मैंने मन ही मन सोचा, पर दिमाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने एक कुर्ता पजामा और एक साड़ी निकाली और उन दोनों को देते हुए वही शब्द दोहरा दिए जो सालों पहले कभी दोहराए थे, लेकिन जवाब कुछ और था। नहीं सर, हम ठीक हैं। टॉवल से पानी काफी सूख गया है, आप तकलीफ न कीजिए। अरे, इसमें तकलीफ कैसी, आप लोगों के कपड़े भीगे हुए हैं, बदल लीजिए वरना सर्दी हो जाएगी। उसके बाद गेस्ट रूम में सो जाइएगा। मैं ना जाने किस रो में बोले जा रहा था। मेरे शब्दों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। नो थैंक यू सर, वी आर फाइन, हम लोग यहीं ठीक हैं, बस कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, नीरज ने उत्तर दिया। मैंने भी जोर देना उचित नहीं समझा और कपड़ों को वहीं मेज पर रखकर उनके पास वाले सोफे पर ही बैठ गया, और शायद उन लोगों से बात करके कुछ डर कम हो गया था। हाँ, कुछ चीजें अभी भी मेरे दिलो दिमाग को परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अभी उनके बारे में और नहीं सोचना चाहता था, इसलिए मैंने ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आप लोगों का परिचय? सर, हम अपना नाम तो पहले ही बता चुके हैं। हम लोग पास के ही एक शहर के रहने वाले हैं। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। वहां से लौटने में देर हो गई, लेकिन वहां मौसम बिल्कुल साफ था। सोचा सुबह से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ आते ही अचानक ना जाने कैसे मौसम बदल गया और भीषण बारिश शुरू हो गई, और उसके ऊपर ये मुसीबत कि चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी इमारत नज़दीक में ही थी, तो ठहरने की उम्मीद से यहाँ आ गए, और आपकी मेहरबानी से रात अच्छे से कट जाएगी, वरना इतनी रात गए हम लोग कहाँ जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे कोई बात नहीं, ये तो इंसानी फ़र्ज़ है, मैंने उन्हें मुस्कुराकर उत्तर दिया। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला तो देखा वो तो बंद है। उसने फिर से अपना मोबाइल ऑन किया, स्क्रीन पर रोशनी हुई और मेरी निगाह उस स्क्रीन पर गई। आंखें फिर से फट गई। सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर वॉलपेपर पर लगी हुई थी, जिसे देखकर एक बार फिर दहशत मेरे बदन में दौड़ गई। माथे पर पसीना आ गया। उस वॉलपेपर में तो वही दोनों मौजूद थे, वही सालों पुरानी बरसात की रात वाला जोड़ा। ये लोग कौन हैं? मैंने लगभग हकलाहट भरे अंदाज में मोबाइल की ओर उंगली करके पूछा। ये तो मेरे माँ और डैड हैं अंकल, लेकिन आपको क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों घबराने लगा, वो तो बस कमरे में गर्मी का एहसास ज़्यादा लग रहा था तो पसीना आ गया।
मैंने माथे से आए पसीने को हाथों से पोंछते हुए अपनी घबराहट को दबाते हुए जवाब दिया। हाँ, दरवाजे खिड़कियों के बंद होने से थोड़ी गर्मी तो है, नीरज ने सहमत होते हुए उत्तर दिया। कुछ सालों पहले मेरे माड़ेड़ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इत्तेफाक तो देखिए इसी सड़क पर आपके घर के पास ही। वहां से कुछ आगे ही हमारी गाड़ी खराब हुई है। उसके इन शब्दों ने एक बार फिर से डर के आलम को जिंदा कर दिया। मैंने अटकते हुए पूछा, हाँ, कुछ सालों पहले यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था। कोई मिस्टर एंड मिसेस सब्बरवाल थे, मुझे याद है। क्या आप तब यहीं थे? क्या आपने उस एक्सीडेंट से होने वाली आवाज़ सुनी थी? क्या आप मेरे पापा को जानते थे? नीरज ने आश्चर्य से पूछा। मैं उसे क्या जवाब दूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे मन में आया कि उसे वो सच बता दूं, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करेगा भी कि नहीं। कहीं वो मुझे पागल न समझ बैठे। मैंने अखबार में पढ़ा था। हाँ, मैं यहीं था उस दिन, लेकिन उस रोज भी तेज बरसात हो रही थी, तो मैं कोई आवाज नहीं सुन पाया था। मगर क्या अंकल? नीरज ने गौर से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने बात को टालने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। नहीं अंकल, आप कुछ कहना चाहते थे पर छुपा रहे हैं। बताइए ना अंकल, क्या बात है? बताइए ना, नीरज संदेहजनक आंखों से मुझे देखते हुए बोला। अंकल, इस तरह चुप क्यों हैं और आपके चेहरे पर यह अजीब सी उलझन क्यों दिख रही है? इतनी देर से खामोश बैठी नीरज की पत्नी रिया ने मुझे देखते हुए पूछा। मैंने अपने चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की संदेह से भरी नजर का सामना नहीं कर पा रहा था। मुझे पंडित जी के वो शब्द याद आ गए, वहां पहुंचते ही तुम्हें खुद ब खुद दिशा निर्देश मिलना शुरू हो जाएंगे, और शायद नीरज और रिया भी उसी दिशा निर्देश का हिस्सा थे। और आखिर मैंने उन्हें बरसात की वो रात का डरावना सच बताने का मन बना लिया। नीरज, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो एक राज है, जो बरसों से एक सुलगता सवाल बनकर मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रहा है। अब शायद ये ऊपर वाले का करिश्मा है, जो उस सवाल का जवाब आज मुझे मिलने वाला है, और शायद उसमें तुम सहायक बनो। मैंने उन दोनों के चेहरों की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहिए जो कहना है प्लीज। नीरज ने उत्सुकता से कहा। नीरज, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करोगे। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें मनगढ़ंत या कहानी जैसी लगें, या फिर तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मैं तुम्हें अब वो बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से वैसा ही सच है जैसा ये कि तुम दोनों यहाँ हो। मैंने उत्तर दिया। आप बताइए तो, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं अंकल? रिया फिर बोली। तो सुनो, मैंने उन दोनों की आंखों में उत्सुकता साफ देखी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आगे उनकी मेरे प्रति क्या सोच होगी। मैंने भी अंजाम की परवाह किए बिना उन्हें सब कुछ साफ साफ बताकर अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने का मन बना लिया। फिर मैंने उन दोनों को उस भयानक बरसात की रात का एक एक मंजर बताना शुरू किया। बात तब की है जब मैं एक उपन्यास लिख रहा था, और उसी की वजह से मैं शहर से दूर एकांत में बने इस घर पर आ गया था। एक रात अचानक वो दोनों दम साधे मुझे सुन रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उन दोनों के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। आश्चर्य, हैरत से होते हुए डर और दहशत के मिश्रित भाव उनके चेहरों पर अपने निशान छोड़ना शुरू कर चुके थे। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी होने लगी थी। अचानक जोर की बिजली कड़की, और साथ ही उन दोनों के हलक से चीख निकल पड़ी। आ उनके यूं चीखने से मैं भी चौंक गया। नीरज तो संभल गया, लेकिन रिया चीखी तो चीखती ही रह गई, जैसे हिस्टीरिया का डोरा पड़ गया हो उसे। रिया, रिया, क्या हुआ तुम्हें रिया? नीरज घबरा कर रिया को हिलाते हुए चीखा। मैं भी यूं अचानक रिया के इस बदले हुए रूप को देखकर घबरा उठा। अंकल देखिए ना, इसे क्या हो गया? घबराते हुए नीरज ने मेरी ओर देखकर बोला। और सच तो ये भी था कि मुझे खुद घबराहट हो रही थी। फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मैं बिना उसका जवाब सुने वहां से उठा और किचन की ओर भागा। मगर वहां पहुंचकर पाया कि वो किचन पूरी तरह से गंदा पड़ा था। कुछ डिब्बे और दो चार बर्तन पड़े थे। सिंक पर धूल की मोटी परत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वहां बरसों से किसी के कदम नहीं पड़े। मैं वापस भागा और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। नीरज बार बार रिया को पुकार रहा था, मगर रिया को अपना कोई होश नहीं था। वो लगातार अजीब सी गुर्राहट निकाल रही थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
जैसे उसके चेहरे का खून किसी ने निकाल लिया हो। पानी के छींटे मारते ही रिया को कुछ होश आ गया। वो झटके से उठ बैठी और चारों तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी अनजान जगह पर हो। अपने पति को भी अजीब नजरों से देख रही थी। वो रिया रिया, मैं नीरज, तुम्हारा पति, पहचानो मुझे रिया। नीरज उसे झंझोड़ता हुआ बोला। अचानक वो चौंक उठी और बड़े ही आश्चर्य से बोली, नीरज, मुझे मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ और मुझे यूं क्यों पकड़े हुए हो? क्या हुआ और ये मेरे चेहरे पर पानी? नीरज ने बात संभालने की कोशिश की और तुरंत उसे छोड़ता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें चक्कर सा आ गया था तो मैं तुम्हें संभाल रहा था। चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो। तुम परेशान मत हो, आराम करो। नीरज नहीं चाहता था कि रिया और घबरा जाए, इसलिए उसने बात घुमा दी। रिया के कुछ समझ आया भी कि नहीं, भगवान जाने, लेकिन उसने भी नीरज की बात पर गौर करते हुए आराम करने की इच्छा जताई। ऐसा लग रहा था कि वो पिछली बातें भूल गई हो जैसे। उसने ना तो मुझे देखा और ना ही कुछ पूछना या जानने की कोशिश की। नीरज ने उसे सोफे पर ही लिटा दिया और अपने पैरों पर उसका सर रख हाथों से माथा सहलाने लगा। उसके चेहरे पर भी परेशानी और चिंता के भाव उभर रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया। आंखों में उसके डर भरी विनती नजर आ रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। बरसात का प्रकोप अब भी जारी था। बीच बीच में बादलों की तेज गर्जना के साथ साथ कड़कने वाली बिजली सारे माहौल को बहुत ही डरावना बना रही थी। रिया में यूं अचानक आए बदलाव ने मुझे भी सकते में डाल दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हुआ क्या है। क्या रिया उस बरसात की रात की बातें सुनकर डर गई थी या बात कुछ और थी? और फिर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि उसे कुछ भी याद नहीं है? दिमाग में दर्द सा होने लगा सोच सोच कर। नीरज का उदास चेहरा भी यही बात कर रहा था जो मैं सोच रहा था। हम दोनों ही खामोश थे। मोमबत्ती की रोशनी थोड़ी तेज होने लगी थी, यानी कि मोमबत्ती अब खत्म होकर बुझने के करीब थी। मैं उठा और दूसरी मोमबत्ती ले आया। रिया लगभग सो गई थी शायद। नीरज अभी भी उसके माथे को सहला रहा था। नीरज, लगभग फुसफुसाहट भरे आवाज में मैंने उसे पुकारा। उसने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। शायद सो गई, मैंने उसी स्वर में बोला। उसने अपना सर हिलाया। आराम से लिटा दो उसे, मैंने सजेस्ट किया और नीरज ने रिया का सर उठाकर सोफे पर रख दिया और खुद उठकर मेरे बगल वाले सोफे पर बैठ गया और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उससे एक सिगरेट निकाली। सच कहूं, सिगरेट का पैकेट देखकर तलब लग गई। मैं सिगरेट के पैकेट लाया था लेकिन वो मेरे बैग में थे और फिर हड़बड़ाहट और डर की वजह से उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। नीरज ने भी एक सिगरेट निकालकर होंठों से लगा ली और पास पड़ी माचिस से उसे सुलगाकर जलती तीली मेरी ओर कर दी। मैंने भी अपनी सिगरेट जलाकर एक लंबा कश खींचा और ढेर सारा धुआं उगल दिया। कमरा कसेले धुएं की गंध से भर गया। नीरज भी धीरे धीरे कश लेता रहा। अभी तक हम दोनों के दरमियान उस रात के बारे में और कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि नीरज की रिया की ओर देखती प्यार भरी निगाहें साफ साफ बयान कर रही थी कि उसे फिलहाल रिया की बहुत चिंता है। मैं भी चुप रहकर सिगरेट के मजे लेता रहा। सच कहूं तो शायद मैं वो सब भूल गया था जो मेरे यहाँ आने पर मेरे साथ हुआ या जो मैंने यहाँ देखा। सिगरेट के धुओं को अपने अंदर खींचते हुए मेरे मन में कई तरह के अजीबोगरीब ख्यालों के बवंडर उठने लगे। वो मेरा पंडित जी के कहने पर इस वीरान इमारत पे आना, मेरे यहाँ आते ही साफ मौसम का अचानक बदल जाना, मूसलाधार बारिश, वक्त से पहले ही अंधेरा और फिर उन कमरों का उसी हालत में मिलना जैसा मैंने छोड़ा था, और वो भीगे हुए कपड़े, तौलिया, उफ। इस तरह भयंकर बरसात में इन दोनों को यहाँ आना, इनका उन दोनों से रिश्ता निकलना, फिर यूं रिया का इस तरह अजीब ढंग से व्यवहार करना। ओह गॉड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है? हे भगवान, इस डरावने और भयानक ख्याल से ही मेरे माथे पर पसीने की बूंदें ला दी। सिगरेट का आखिरी फूंक मैंने पूरी ताकत से खींचकर धुएं का गुबार उगल दिया। शायद खुद के लिए हिम्मत उस सिगरेट में ढूंढने की नाकाम कोशिश की मैंने। सर को झटक कर उस डरावने ख्याल को दिमाग से हटाना चाहा। तभी मुझे नीरज का ख्याल आया। मैंने बगल वाले सोफे की ओर नजर घुमाई। सोफे पर कोई नहीं था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई मगर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कोई नहीं दिखा। मैंने झटके से रिया की ओर देखा तो वो उसी तरह सोफे पर ही सोई हुई थी।
पर नीरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। डर और दहशत ने मेरे मुंह से निकलवा दिया, नीरज नीरज नीरज। अचानक ही मैं चिल्ला पड़ा। मेरे इस तरह चिल्लाने से रिया की नींद खुल गई और वो उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा, पर जब उसे मेरे सिवा कोई और नजर नहीं आया तो घबरा कर बोली, नीरज कहाँ है और आप इस तरह चिल्लाए क्यों? मैं उसे कुछ जवाब दे पाता उसके पहले ही नीरज एक कमरे से निकलता दिखाई पड़ा। उसके एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में डायरी नुमा कोई चीज थी, जिसके पन्ने पलटता हुआ वो हमारी ओर आ रहा था। हम दोनों ही उसे आते हुए आश्चर्य से देख रहे थे। तुम कहाँ चले गए थे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने नीरज के करीब आते ही पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी झुकी नजरें अब भी बस उस डायरी में कुछ खोज रही थी। चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। कभी कभी आंखें चौड़ी हो जाती तो कभी सिकुड़ने लगती। हम दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। नीरज नीरज, रिया चीखी। उसकी इस चीख ने नीरज को जैसे दूसरी दुनिया से जगा दिया। क्या बात है नीरज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली, किसकी है और क्या ढूंढ रहे हो उसमें? देखो नीरज, तुम कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ बोलो ना। मैंने उससे पूछा, पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो तो फिर से उसी डायरी में उलझा रहा। अब हम दोनों को डर के साथ साथ नीरज पे खींच भी आ रही थी और उसी परिणाम स्वरूप रिया एक बार फिर चीख पड़ी, नीरज होश में आओ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये किसकी डायरी है और तुम्हें कहाँ मिली? नीरज। शेष अगले भाग में। तो आखिर ऐसा क्या है उस डायरी में जिसमें नीरज इतना उलझा हुआ है और उन दोनों से क्या छुपा रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बरसात की उस रात में।